गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों आज है मई 5, 2022 और हम लोग करने वाले हैं द हिंदू न्यूज़पेपर की एनालिसिस। मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी और रोज की तरह फिर से कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स आपके लिए लेके आया हूं। देखिए आज हम लोगों ने थोड़ा सा स्टाइल चेंज किया है क्योंकि मुझे थोड़ा जल्दी कहीं भागना है, समय की थोड़ी सी कमी है। लेकिन न्यूज़पेपर के अंदर आर्टिकल आज जो आर्टिकल आए हैं ना बहुत ज़बरदस्त आए हैं और आप यहाँ पे देख सकते हो लिस्ट बहुत लंबी है। तो आज जो है कम से कम 8-10 टॉपिक हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले देखेंगे हम लोग फ्रंट पेज पे कौन कौन सी न्यूज़ रहने वाली है, उसके बाद पढ़ेंगे इन्फ्लेशन के बारे में और आरबीआई की जो रेपो रेट है उसका इन्फ्लेशन के ऊपर क्या फर्क पड़ता है, थोड़ा सा उसको हम लोग देखने वाले हैं। फिर हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे गवर्नर के बारे में, मर्सी प्ली के बारे में। ये तमिलनाडु से केस आया है और आर्टिकल 161 को कवर करता है फ्रॉम आवर जीएस पेपर 2। फिर हम लोग जो है गवर्नर की बिल्स की पावर के बारे में पढ़ेंगे जो कि वो प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व करके रखते हैं, तो आर्टिकल 200 को भी हम थोड़ा सा देखेंगे फ्रॉम जीएस पेपर 2। और दोनों ही न्यूज़ ये तमिलनाडु से आती हैं। क्या पूरा मामला है उसको देखेंगे। सुप्रीम कोर्ट और सील्ड कवर, आज फिर से एक और सुप्रीम कोर्ट से यहाँ पे न्यूज़ आती है, उसके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे मामला पूरा क्या है। ये मामला भी जो है वो केरला से आता है बेसिकली, है ना। पूरा क्या है ये पूरा मामला देखेंगे। न्यू वेज टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, ये है आज का एडिटोरियल सेक्शन, क्योंकि ऊपर हम लोगों ने इन्फ्लेशन कवर कर लिया है तो उसी की थोड़ी सी कंटिन्यूएशन हम लोग यहाँ पे भी करने वाले हैं। हम लोग जानेंगे कि जो आरबीआई और जो गवर्नमेंट अभी तक जो स्टेप लेती है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए वो काफ़ी क्यों नहीं है, उसके बावजूद भी इंडिया में इन्फ्लेशन कम क्यों नहीं होता है और क्या सरकार कर सकती है, इसको हम लोग थोड़ा एडिटोरियल सेक्शन से पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे थोड़ा जीएसटी कंपनसेशन के बारे में, ये आज का एक्चुअली एक्सप्लेन्ड सेक्शन है, इसके बारे में थोड़ा देखेंगे पूरा मामला क्या है। वर्ल्ड फ्रीडम प्रेस इंडेक्स, ये रिपीटेड टॉपिक है, कल भी हम लोगों ने किया था, आप इसको छोड़ भी सकते हो कर भी सकते हो, आपकी मर्जी है। पीएम्स विजिट टू नॉर्डिक स्टेट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए मैंने इसको जीएस पेपर 2 में इंक्लूड नहीं किया, जीएस पेपर 1 में इंक्लूड किया है क्योंकि हम यहाँ पे कुछ आर्ट एंड कल्चर के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं। कुछ डील्स वगैरह बड़े कोई अग्रीमेंट हम लोगों ने वहाँ पे खास किए नहीं है तो उसको हम लोग छोड़ सकते हैं। कुछ आर्ट एंड कल्चर के रिगार्डिंग हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। यूज ऑफ लाउड स्पीकर, सुप्रीम कोर्ट ने फिर से कहा है कुछ लाउड स्पीकर के यूज के बारे में और फिर कुछ एडिशनल आर्टिकल भी हमारे सामने हैं। तो आज नंबर ऑफ न्यूज बहुत ज्यादा है जैसा कि आप क्लियरली यहाँ पे देख सकते हो। राइट, शुरुआत करते हैं सीधा फ्रंट पेज से दोस्तों। तो द हिंदू के द फ्रंट पेज में सबसे पहली न्यूज आती है हमारे पास, वो आती है RBI surprises with 40 BPS रेट इंक्रीज अमिड इन्फ्लेशन अलार्म। मतलब इन्फ्लेशन के बीच में आरबीआई ने कुछ ऐसा स्टेप लिया है जिसकी वजह से इन्फ्लेशन कम हो सकता है। जब आप आरबीआई की बात करते हैं, इन्फ्लेशन की बात करते हैं, तो एक बात हम लोग हमेशा करते हैं कि भैया आरबीआई एक्चुअली कानूनी रूप से, आपको आरबीआई जो है वो लीगल रूप से बाइंडिंग है कि उसको इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है। लेकिन आरबीआई के पास ऐसे कौन कौन से टूल्स हैं जिसका यूज कर सकता है वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। और इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है ये आपको बताने की जरूरत नहीं है, ये आपको पता है कि प्राइस राइज, जब चीज़ों का प्राइस बढ़ने लगता है तो इन्फ्लेशन क्रिएट हो जाता है। लेकिन इन्फ्लेशन हमारे यहाँ पे बेसिकली दो तरह का होता है, दो तरीके से प्राइस राइज इंक्रीज हो सकता है। पहला इंक्रीज हो सकता है डिमांड की तरफ से और दूसरा इंक्रीज हो सकता है सप्लाई की तरफ से। अगर आपने अपने बेसिक फंडामेंटल क्लियर किए होंगे तो आपको पता होगा। तो डिमांड की साइड से इन्फ्लेशन होता है उसे हम लोग डिमांड पुल इन्फ्लेशन बोलते हैं। जो सप्लाई की वजह से होता है उसे हम लोग कॉस्ट पुश बोलते हैं। ठीक है, जैसे मान लो किसी चीज़ की डिमांड इंक्रीज हो जाती है लेकिन उसकी सप्लाई कम होती है, तो जिसे एक अनार 100 बीमार, बेसिकली वो बात है। जब डिमांड इंक्रीज होने लगती है, चीज़ों की सप्लाई नॉर्मल रहती है या कम होती है, तो प्राइस इंक्रीज होने लगता है। सीधी सी बात है भैया, एक 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 दुकान पे जो है मान लो एक ही एप्पल है, ठीक है, लेकिन बहुत सारे लोग बीमार हो गए और डॉक्टर ने बोला है लोगों को कि आप एप्पल जूस पियो। एप्पल सिर्फ एक ही है, डिमांड करने वाले बहुत लोग हैं, तो सीधी सी बात है दुकान वाला बोलेगा भाई तो 500 रुपए का एप्पल है, 5 लाख रुपए का एप्पल है क्योंकि डिमांड बढ़ गया है ना। इसे डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहा जाता है। ठीक है, और इकोनॉमी में डिमांड कब बढ़ता है? इकोनॉमी डिमांड जब बढ़ता है जब मनी सप्लाई ज्यादा हो जाती है, जब लोगों के पास पैसा ज्यादा हो जाता है तो डिमांड इंक्रीज हो जाती है। तो ये मनी सप्लाई सीधा सीधा सा रिलेशन होता है हमारे इन्फ्लेशन के साथ, पहली बात ये। दूसरी चीज होती है सप्लाई साइड में, जब सप्लाई कम हो गया तो सीधी सी बात है भैया, जब सप्लाई कम होगा तो प्राइस भी इंक्रीज हो जाएगा। अब दुकान के पास जाओगे एप्पल लेने के लिए, एप्पल वाला बोलेगा, दुकान वाला बोलेगा भैया मैं क्या करूं पीछे से सप्लाई नहीं आ रहा है, तो डेफिनेटली आपको तो चाहिए वो सामान। तो सप्लाई साइड की वजह से भी जो है यहाँ पे प्राइस इंक्रीज होता है। जैसे मान लो आप एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की बात करते हैं, मान लो किसी साल जो है मानसून अच्छा नहीं हुआ तो सीधी सी बात है हमारे यहाँ पे वीट, राइस या जो भी प्रोडक्ट हैं उनका प्राइस इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि उनकी सप्लाई कम हो गई है। तो दोनों वजह से जो है इन्फ्लेशन इंक्रीज हो सकता है। अब यहाँ पे इसको हम लोग कैसे कंट्रोल कर सकते हैं वो बहुत बड़ा सवाल है।
अब इसको दो तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं बेसिकली। पहला तरीका होता है कि भैया मनी सप्लाई को कंट्रोल कर दो, इसको मनी सप्लाई को। तो सीधा सीधा सा बात है, जब मनी सप्लाई कम होगा, इकोनॉमी में पैसे की कमी हो जाएगी, लोग डिमांड कम करने लगेंगे, इन्फ्लेशन अपने आप कंट्रोल हो जाएगा। दूसरी चीज होती है सप्लाई साइड में। अब सप्लाई साइड में आरबीआई ज्यादा कुछ कर नहीं सकता। सप्लाई साइड में रोल आता है गवर्नमेंट का, है ना। मान के देखो, मान लो पॉलिसीज की अगर देश में जो है प्रोडक्शन कम हो गई है, सप्लाई कम हो गई, दालें पैदा ही नहीं हो रही हैं, तो सरकार क्या कर सकती है, उसको विदेशों से इंपोर्ट कर सकती है, या फिर सरकार कोई ऐसी पॉलिसी बना सकती है जिससे यहाँ पे पॉलिसीज का प्रोडक्शन बढ़ जाए। तो सरकार और इन्फ्लेशन दोनों रिस्पॉन्सिबल होते हैं इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। तो डिमांड वाली जो साइड होती है बेसिकली मनी सप्लाई वाली साइड, ये आरबीआई कंट्रोल करता है, और जो सप्लाई वाली साइड है यूजुअली इसमें गवर्नमेंट का रोल ज्यादा होता है। तो आरबीआई ये कैसे कर सकती है? मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई के पास कुछ टूल्स होते हैं। जैसे यहाँ पे सबसे बड़ा एक टूल होता है जिसे कहते हैं रेपो रेट। रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, वो सब चीजें होती हैं हमारे आरबीआई के पास, ठीक है। सीआरआर, एसएलआर वगैरह वो सब आपने पढ़ा होगा। तो रेपो रेट बेसिकली होता क्या है, जैसे जो बैंक्स होते हैं, बैंक्स जब आरबीआई से लोन लेते हैं, ठीक है, या पैसा बोरो करते हैं, तो आरबीआई उनके ऊपर कुछ इंटरेस्ट रेट चार्ज करती है। इसी इंटरेस्ट रेट को हम लोग रेपो रेट बोलते हैं। तो जब रेपो रेट इंक्रीज होता है तो लोन लेना, पैसा बोरो करना आरबीआई से वो काफी महंगा हो जाता है, एक्सपेंसिव हो जाता है, जिसकी वजह से बैंक्स आरबीआई से पैसा नहीं लेते और आरबीआई के पास पैसे की हो जाती है कमी। तो क्योंकि आरबीआई के पास, तो बैंकों के पास, तो जब बैंकों के पास पैसे की कमी हो गई तो सीधी सी बात है, पूरी मनी के इकोनॉमी के अंदर मनी सप्लाई कम हो गया, इससे डिमांड जो है वो हो जाती है। तो ये आरबीआई के पास जो टूल होता है रेपो रेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल होता है मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए। जब जब रेपो रेट बढ़ाया जाता है तो मनी सप्लाई रिड्यूस होती है, और जब जब रेपो रेट को डिक्रीज किया जाता है तो मनी सप्लाई इंक्रीज होती है। अभी तक सरकार क्या, अभी तक आरबीआई क्या कर रही थी, रेपो रेट को डिक्रीज करके रखा हुआ था। लेकिन अब सरकार ने, आरबीआई ने फाइनली ये बोल दिया है कि हम लोग रेपो रेट को इंक्रीज करेंगे ताकि मनी सप्लाई को कम किया जा सके। तो ये जो है थोड़ी थोड़ी चीजें यहाँ पे हैं, आपको पता होना चाहिए। तो उसी के केस में इन्होंने कहा है कि आरबीआई ने जो 40 पॉइंट जो है वो बढ़ा दिए हैं। जैसे एक 1% के अंदर कितना होता है, 1% मतलब 100 यूनिट्स होती है ना, परसेंट का मतलब 100 होती है, तो ये होते हैं 100 बेसिस पॉइंट्स। 100 बेसिस पॉइंट, जैसे अगर मैं बोलूं कि सरकार ने आधा परसेंट रेपो रेट कम कर दिया, तो इस आधे परसेंट का मतलब होता है 50 बेसिस पॉइंट, क्योंकि 1% के अंदर होते हैं 100 बेसिस पॉइंट। तो इस सरकार ने क्या किया, 40 बेसिस पॉइंट आरबीआई ने कम कर दिया है। तो इसकी वजह से आने वाले समय में मार्केट में मनी सप्लाई कम हो जाएगा और इन्फ्लेशन कंट्रोल हो सकता है। तो ये जो है पूरे का पूरा मामला, एक पूरा इकोनॉमी का बेसिक कॉन्सेप्ट है ये, बहुत बड़ा। और आई होप आपको पहले से क्लैरिटी होगा, लेकिन जो आप बिल्कुल फ्रेशर हैं यहाँ पे उनको शायद थोड़ा कम समझ में आएगा, क्योंकि आपको थोड़ा सा पहले इकोनॉमी के बेसिक पॉइंट पता होने चाहिए। तो ये था पूरा मामला दोस्तों। अगली जो न्यूज़ हमारे पास आती है वो आती है, प्रेसिडेंट हैज नो रोल टू प्ले, पराविलेंस प्ली। तो ये देखिए क्या कहता है, पराविलन कौन है, ये राजीव गांधी जी का, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे, उनके असैसिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल थे। ये एक आदमी का नाम है पराविलम। तो उनको 20 साल की सजा सुनाई गई थी, बेसिकली उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी, लाइफ सेंटेंस उनको सुनाया गया था बाय कोर्ट। तो उन्होंने जो है 20 साल की सजा अपनी काटी, 20 साल के साथ साथ उनको 10 साल एक्स्ट्रा हो गए हैं। तो मतलब इस समय 30 साल से जेल के अंदर पड़े हुए हैं। और आपको पता है कि गवर्नर के पास क्या पावर होती है, गवर्नर के पास होती है पावर अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 161 कि वो किसी भी ऐसे मुलजिम को जो कन्विक्ट होता है उसको पार्डन कर सकता है। लाइफ सेंटेंस को पार्डन कर सकता है ना, डेथ सेंटेंस को नहीं कर सकता, लेकिन लाइफ को तो कर सकता है। तो हुआ ये मामला कि 2018 के अंदर, 2018 में, इसको थोड़ा मैं यहां से ले लेता हूं, हाँ, तो 2018 में तमिलनाडु की सरकार ने गवर्नर को कहा, देखिए गवर्नर अपने आप से तो कुछ नहीं कर सकते ना, वो तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ही करवाते हैं जो कुछ करवाते हैं। तो तमिलनाडु के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने गवर्नर को ये कहा कि देखो भैया, ये जो परिवलन जी हैं इनको बहुत सजा हो चुकी है भैया, बेचारे 30 साल से जेल के अंदर हैं, तो क्या ना इनको हम लोग रिहा कर दें, इनको पार्डन कर दें और इनको फ्री कर दें। अब ये मामला गया गवर्नर के पास। तो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 161 गवर्नर ये कर सकते हैं, लेकिन गवर्नर ने ऐसा किया नहीं। और ये भी आपको पता है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जो एड और एडवाइस होती है वो उनके ऊपर बाउंडिंग होती है। लेकिन गवर्नर ने क्या किया, गवर्नर ने उसको प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व कर दिया। उन्होंने कहा कि देखो भैया, ये मामला काफी सेंसिटिव है, तो इसको मैं प्रेसिडेंट को भेज देता हूं।
अब यहाँ पे हमारे आर्टिकल 161 का वायलेंस जो है वो वायलेट हो गया। आप बोलोगे सर वो कैसे वायलेट हुआ? क्योंकि आर्टिकल 161 के अंदर ये प्रोविजन ही नहीं है कि गवर्नर प्रेसिडेंट को ऐसा कोई रिकमेंडेशन भेज सकता है। ये पूरी पावर सिर्फ गवर्नर के हाथ में ही होती है। तो पहली बात तो गवर्नर ने प्रेसिडेंट को भेजा तो वो अपने आप ही वायलेशन हो गया आर्टिकल 161 का। अब इसके चक्कर में सुप्रीम कोर्ट के अंदर फाइल डाली गई। सुप्रीम कोर्ट ने देखे क्या कहा है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने सीधा सीधा कहा दैट प्रेसिडेंट हैज नो रोल टू प्ले, क्योंकि 161 की जो पावर है वो पूरी तरह से गवर्नर के हाथ में है, प्रेसिडेंट का यहाँ पे कोई रोल ही नहीं है भैया। तो उन्होंने पहली बात तो प्रेसिडेंट के पास भेजा क्यों? अगर मान लो उन्होंने भेज भी दिया, भैया सरकार उसको एंटरटेन क्यों कर रही है? सरकार को गवर्नर को बोलना चाहिए कि देखो सर ये आपके हाथ में है, इसमें प्रेसिडेंट कुछ नहीं कर सकता है। तो ये जो है पूरे का पूरा मामला यहाँ पे बना है और सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला है कि आप ऐसा कैसे कर सकते हो, ये तो सरेआम कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेंस है, वायलेशन हो रहा है। अगर तमिलनाडु सरकार चाहती है कि उनको रिहा कर दिया जाए तो उनको रिहा कर दिया जाए, ठीक है। तो ये पूरे का पूरा मामला यहाँ पे बनता है आर्टिकल 161। एक और आर्टिकल यहाँ पे बनता है जो कहता है नीट एग्जाम्शन बिल सेंड टू होम मिनिस्ट्री। ये फिर से कुछ ना कुछ ऐसा ही मामला बनता है। देखिए क्योंकि नीट की एग्जाम्शन के लिए तमिलनाडु के अंदर बिल डाला गया था। तमिलनाडु ने कहा था कि हम लोग नीट को नहीं मानेंगे और हम लोग अपना ही खुद का एग्जाम कंडक्ट करवाएंगे। तो ये मामला काफ़ी समय से रुका हुआ पड़ा था, क्योंकि तमिलनाडु की सरकार ने जब ये बिल पास किया था तो बिल को डेफिनेटली फाइनल एक्ट बनने के लिए तो गवर्नर का सिग्नेचर चाहिए ना, तो वो चला गया था गवर्नर के पास। लेकिन गवर्नर ने क्या किया, पहली बात तो कल मैंने हम लोगों ने टॉपिक अच्छे से डिस्कस किया था ना, गवर्नर ने उस सेम बिल को वापस से भेजा कहां पे, सॉरी, गवर्नर ने क्या किया, उसी बिल को वापस तमिलनाडु की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास भेज दिया। उन्होंने उसको दोबारा से पास करके गवर्नर के पास भेज दिया। तो मामला ऐसा होता है, अगर वो बिल दोबारा से गवर्नर के पास आ जाता है तो गवर्नर को मैंडेटरी होता है भैया उसको मंजूरी देने के लिए, लेकिन गवर्नर ऐसा कर नहीं रहे थे। फाइनली क्या हुआ, गवर्नर ने ये बिल भेज दिया है प्रेसिडेंट के पास। और एक बार गवर्नर अगर किसी बिल को प्रेसिडेंट के पास भेज देते हैं आर्टिकल 200 में, तो उसके बाद गवर्नर का रोल खत्म हो जाता है। अब जो कुछ करेंगे प्रेसिडेंट साहब करेंगे। तो तमिलनाडु के जितने सारे एमपीस एमएलएस वगैरह हैं, उन्होंने प्रेसिडेंट से रिक्वेस्ट किया है कि सर आप इसको जल्दी से जल्दी देखें और इसके ऊपर जल्दी से जल्दी अपना एक्सेंट दें। तो ये पूरे का पूरा मामला यहाँ पे बनता है। ये प्रोसीजर हम लोगों ने कल भी अच्छे से किया था, आई होप आपको पता होगा, ठीक है। लक्ष्मीकांत के अंदर भी गवर्नर का क्या रोल होता है, लेजिस्लेचर पावर्स होती हैं, एग्जीक्यूटिव पावर्स होती हैं, वो आपका अच्छे से समझा रखा है। सुप्रीम कोर्ट टू लुक इनटू सील्ड कवर ज्यूरिस्प्रूडेंस। देखिए कई बार आपने ये चीज़ सुनी होगी, कई बार क्या होता है ना, सरकार, इसको मैं थोड़ा इरेज कर देता हूँ, कई बार आपने एक चीज़ सुनी होगी कि जैसे मान लो कोई सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस चल रहा है, ठीक है, और इस केस को गवर्नमेंट जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, एविडेंस पेश करती है। मान लो ये जो मामला है, ये केरला का एक टीवी चैनल था जिसका नाम था मीडिया वन। तो सरकार ने क्या किया, ये आदेश जारी कर दिए कि मीडिया वन का जो प्रसारण हो रहा है उसके ऊपर बैन लगा दिया जाए, क्योंकि मीडिया वन कुछ ऐसी एक्टिविटी कर रहा है जो नेशनल इंटरेस्ट के अगेंस्ट में है, ठीक है। ऐसा सरकार को लगा और उन्होंने इसको बोल दिया। अब ये मामला क्या चला गया सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट में जब सरकार से ये एविडेंस मांगे गए कि भैया बताओ कि मीडिया वन कैसे नेशनल सिक्योरिटी को नुकसान पहुंचा रहा है, कैसे लॉ एंड ऑर्डर को जो है वो के लिए डेंजर है, तो गवर्नमेंट ने वो जो एविडेंस जो है वो सुप्रीम कोर्ट में पेश किए। लेकिन वो जो एविडेंस दिए गए थे ना, वो सील्ड कवर में दिए गए। आपने बहुत बार सुना होगा ना कि सील्ड कवर में एविडेंस दे दिए जाते हैं, सील्ड एनवेलप के अंदर। ये सब मामला हुआ। अब मीडिया वन क्या कह रहा है, मीडिया वन कह रहा है कि भैया एक चीज बताओ, आप मेरे ही अगेंस्ट में एविडेंस दे रहे हो और मुझे ही नहीं बता रहे हो कि उस एविडेंस के अंदर ऐसा क्या है, मुझे तो कम से कम बताओ। तो ये सील्ड कवर में एविडेंस देने का क्या मतलब है? सुप्रीम कोर्ट ने भी यही पूछा कि भैया सील्ड कवर में क्यों दे रहे हो, कम से कम उस पार्टी को तो बताओ जिसके अगेंस्ट में आप एविडेंस दे रहे हो, ऐसा क्या है इसमें। तो जब सुप्रीम कोर्ट ये चीज पूछ रही है तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखो मैं इस मामले को एक ही दम खत्म कर देना चाहता हूं। देश में जितने भी ऐसे मामले होते हैं जहां पे सरकार सील्ड एविडेंस देती है तो वो नहीं होने चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है नेशनल सिक्योरिटी वाले मामले में सरकार एक जो है सील्ड पैकेज में
एक एनवलप में, लिफाफे में एविडेंस सुप्रीम कोर्ट को देती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये प्रैक्टिस बंद होनी चाहिए, पूरी तरह से ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। हो सकता है किसी रेयरेस्ट ऑफ रेयर मामले में, जैसे मान लो कोई रेप वाला मामला है, वहां पे जो है आप अक्यूज्ड की और विक्टिम की आइडेंटिटी छुपाने के लिए सब कर सकते हो, लेकिन जो यूजुअल मामले होते हैं वहां पे आप इसको जो है ओपन कोर्ट को बताइए। तब सभी पार्टीज को पता होना चाहिए कि सरकार क्या एविडेंस दे रही है, सरकार किस बेसिस पे ये कह रही है कि मीडिया वन हाउस जो है वो नेशनल सिक्योरिटी को नुकसान पहुंचा रहा है। बेसिकली ये पूरे का पूरा मामला है, तो यही जो है हमारा यहाँ पे बनता है। ठीक है जी, और बाकी इस पेज पे कुछ नहीं है, काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ हो गई आज वैसे भी फ्रंट पेज से। सेकंड पेज जो हमारा ये पेज नंबर 8 है, यहाँ पे जो है इनएविटेबल इंक्रीज, तो वही इन्फ्लेशन के बारे में बात कर रहा है यहाँ पे भी। जो आरबीआई ने रिवर्स रेपो रेट वगैरह रेपो रेट उसको चेंज किया है उसको, और इसमें कुछ खास है नहीं, पहले टॉपिक में हम लोगों ने डिटेल में इसको कर लिया है। ठीक है, इकोनॉमिक स्पीड बम्स यस बट नो ब्रेकडाउन, ये नेपाल के बारे में बेसिकली न्यूज़ है, कोई खास पढ़ने वाली इसमें है नहीं, पहले हम इसको डिस्कस कर चुके हैं, इसको छोड़ सकते हो, इसको भी छोड़ सकते हो। हाँ, ये वाला जो आर्टिकल है देखिए, इन्फ्लेशन कंट्रोल नीड्स अनदर मॉडल। तो बेसिकली इस आर्टिकल के अंदर ये कहा गया है कि अभी तक जो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए मेजर्स आरबीआई और सरकार लेती रही है वो भैया फ्लॉप हैं, वो काम क्यों नहीं करते हैं। जैसे अभी आरबीआई ने किया क्या, रेपो रेट को इंक्रीज कर दिया, से मनी सप्लाई इंक्रीज हो सकती है, लेकिन क्या ये एनफ है, ये भी तो बहुत बड़ा सवाल है ना। इस आर्टिकल के अंदर कहा गया है कि ये एनफ नहीं है। ठीक है, इन्होंने कहा है कि देखो भैया क्या होता है, जब आरबीआई कंट्रोल कम करने के लिए रेपो रेट का यूज करती है, जिससे क्या होता है, जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं उनकी बोरोविंग महंगी हो जाती है, वो बोरो नहीं करते, वो तो चलिए ठीक है कोई बात नहीं। इन्होंने ये कहा कि इन्फ्लेशन होता क्यों है, इन्होंने कहा इन्फ्लेशन इसलिए होता है क्योंकि इकोनॉमी जो है ओवर हीट हो जाती है। ओवर हीट का मतलब दोस्तों ये होता है, जैसे मान लो कोई, मान लो टाटा है, ठीक है, टाटा जो है वो मान लो कार बनाती है, तो जब टाटा को बैंकों से सस्ता लोन मिलेगा तो बैंक टाटा जो है बैंकों से ज़्यादा पैसा बोरो करेगी, और ज़्यादा पैसे बोरो करेगी तो अपने बिजनेस को एक्सपेंड करेगी। बिजनेस को एक्सपेंड करने का मतलब यह है वो ज़्यादा कारें प्रोड्यूस करेगी। अब हो सकता है मार्केट में उतनी डिमांड ना हो, लेकिन वो कारें ज़्यादा प्रोड्यूस कर रही है, जिसकी वजह से इकोनॉमी ओवर हीट हो जाती है। तो कंपनी ऐसे प्रोडक्ट बनाना शुरू कर देती हैं जिसकी इकोनॉमी के अंदर डिमांड भी नहीं होती, वो उसको फ्यूचर के लिए सेव कर देती हैं, जिसे इन्वेंट्री कहा जाता है। मतलब वो सामान बिक नहीं रहा है लेकिन फ्यूचर के लिए उसको अपने गोडाउन में डाल दिया, इसे कहते हैं ओवर हीटिंग। तो जब सरकार, अभी आरबीआई ने क्या किया, अब रेपो रेट को जो है इंक्रीज कर दिया, अब टाटा नया लोन नहीं लेगी बैंक से, टाटा विल नॉट टेक एनी फर्दर लोन, क्योंकि लोन महंगा हो गया है। तो टाटा क्या करेगी, उसने जो पहले से एक्स्ट्रा कारें बना रखी थी वो अपने गोडाउन से निकालना शुरू कर देगी, जिससे क्या होगा, जो नेचुरल डिमांड है मार्केट में वो एस्टेब्लिश हो जाएगी और इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगी, जो ओवर हीटिंग हो रही थी वो दूर हो जाएगी। ये चलिए ठीक है, ये तो सब हो रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इंडिया में इन्फ्लेशन कारों से नहीं आ रही है भैया, इंडिया में जो मेजर इन्फ्लेशन आ रही है वो आ रही है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट से। एग्रीकल्चर का रेपो रेट रिवर्स रेपो रेट से कोई एज सच खास लेना देना नहीं है। ठीक है, उसका लेना देना होता है दूसरी चीजों से, इरिगेशन से, मॉनसून से, फर्टिलाइजर सब्सिडी से, उससे लेना देना होता है। तो इनका यह कहना है कि आरबीआई ने जो अभी रेपो रेट कम किया है, इसका कोई खास इन्फ्लेशन के ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा, खासकर फूड प्रोडक्शन और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के ऊपर। तो जो तरीका आरबीआई अपना रही है और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, वो काफी नहीं है। देखिए, पहले तो हम लोग डब्ल्यूपीआई का यूज करते थे, होलसेल प्राइस इंडेक्स, अभी हम लोग सीपीआई का यूज करते हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में फूड का बहुत रोल होता है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का बहुत रोल होता है। तो क्या आरबीआई इसको कंट्रोल कर सकती है, फूड इन्फ्लेशन को? नहीं कर सकती। आरबीआई नॉन फूड इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकती। तो इनका यही कहना है, इस पूरे आर्टिकल के अंदर यही एक मामला एस्टेब्लिश करने की कोशिश की गई है कि आरबीआई ने जो ये स्टेप लिया है वो काफी नहीं है। सरकार और आरबीआई दोनों को ये सोचना चाहिए कि हम लोग एग्रीकल्चर के इन्फ्लेशन को कैसे दूर कर सकते हैं। इसके लिए आपको प्रोडक्शन बढ़ानी पड़ेगी, है ना, और प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए आपको एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर इन्वेस्ट करना पड़ेगा। जैसे आपको इरिगेशन के अंदर इन्वेस्ट करना पड़ेगा, आपको पावर सप्लाई के अंदर
इन्वेस्ट करना पड़ेगा, आप सब्सिडी वगैरह के ऊपर कुछ काम कर सकते हो, आप नए नए जो सीड्स होते हैं, वैरायटीज होते हैं, उनको कर सकते हो, है ना। कुछ इरिगेशन फैसिलिटी जैसे ड्रिप इरिगेशन वगैरह हो गया, वो सब आप कर सकते हो। इससे इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा, ठीक है, रादर देन जस्ट इंक्रीजिंग द आरआर। वो काफ़ी लिमिटेड होता है, उसका कोई ज़्यादा इंपैक्ट नहीं होता है। वो बस यहाँ पे इन्होंने कहा है। ये आर्टिकल भी आप यहाँ पे पढ़ सकते हो एडिशनल आर्टिकल्स के अंदर। इसमें ये बताया गया है कि वीमेन और जो सैलरीड वर्कर्स होते हैं उनके ऊपर पेंडेमिक का क्या असर हुआ है। ये पहले हम लोग काफ़ी अच्छे से कर चुके हैं। मेरे ख्याल से पेंडेमिक का जो इम्पैक्ट होता है ऑन एजुकेशन, ऑन वीमेन, ऑन सैलरीड वर्कर्स, ये हम लोगों ने काफ़ी डिस्कस कर लिया है। तो आपसे मैं ये सजेशन करता हूँ कि आप भी इसको जाके ज़रूर पढ़ें, आराम से समझ में आ जाएगा। कोई इकोनॉमी का बहुत कोर टॉपिक ये है नहीं, ठीक है, वो आप पढ़ सकते हो। अगला जो टॉपिक हमारे पास आता है दोस्तों, वो आता है द स्टेटस ऑफ द जीएसटी कंपनसेशन ड्यूज। अब ये पूरा मामला क्या है थोड़ा आपको मैं बता देता हूँ। हालांकि अगर आप इसको पढ़ोगे ना जाके तो आपको काफ़ी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिलेगी, लेकिन फैक्चुअल की बजाय मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। एक जो है एक्स्ट्रा पेज मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। देखिए हुआ क्या, जब सरकार ने जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया, ठीक है, देखिए जीएसटी आने से पहले क्या था, स्टेट्स के पास जो है अलग टैक्स होते थे, सेंटर के पास जो है अलग टैक्सेस होते थे। तो जीएसटी आने के पास स्टेट गवर्नमेंट्स ने अपने टैक्सेस को सरेंडर कर दिया, कुछ टैक्सेस की पावर को सरेंडर कर दिया जो कि जीएसटी का पार्ट बन गए। उसी तरह से सेंटर ने भी अपने कुछ टैक्सेस को सरेंडर किया। तो जीएसटी के अंदर जो है कुछ स्टेट और सेंटर दोनों के टैक्स जो है वो मर्ज हो गए। इनडायरेक्ट टैक्सेस की मैं बात कर रहा हूँ। जीएसटी सिर्फ इनडायरेक्ट टैक्स को हैंडल करता है, डायरेक्ट टैक्स को हैंडल नहीं करता है। लेकिन कुछ टैक्स जो है वो अभी भी स्टेट गवर्नमेंट के पास थे, जैसे अल्कोहल हो गया, है ना, डीजल पेट्रोल, वो सब हो गया। तो हुआ ये, जब स्टेट्स ने अपनी पावर को सरेंडर किया तो उनको तो नुकसान हुआ, उनका तो रिवेन्यू लॉस हुआ। तो उन्होंने सरकार के साथ ये एक डील की बेसिकली, और उन्होंने कहा, स्टेट्स ने कहा सेंटर को कि देखो भैया, जब हम लोग अपनी पावर को सरेंडर कर रहे हैं, हमें जो नुकसान होगा उसकी भरपाई कैसे करोगे। तो सेंटर ने ये कहा कि मैं आपको कंपनसेशन दूंगा, जो आपको लॉस हो रहा है ना रिवेन्यू का, मैं आपको कंपनसेशन दूंगा। खासकर वो स्टेट्स जो जो सामान को प्रोड्यूस करते हैं, तो मैं आपको कंपनसेशन दूंगा। अब ये कंपनसेशन का जो वादा किया गया था वो 5 सालों के लिए किया गया था, यानी कि 2016 से 2021 तक, ठीक है, वो 5 सालों के लिए वादा किया गया था। अब ये कंपनसेशन दिया कैसे जाता है, क्या सरकार पैसा प्रिंट करती है? नहीं, ये कंपनसेशन दिया जाता है सेस के थ्रू, है ना। सेस लगाया जाता है बहुत सारी चीज़ों पर, जैसे कोल के ऊपर लगा दिया जाता है ना, पेट्रोल डीजल वगैरह के ऊपर लगा दिया जाता है। यहाँ से जो पैसा कलेक्ट होता है सरकार के पास, उसको सरकार एज अ कंपनसेशन स्टेट गवर्नमेंट्स को दे देती है। ये अभी तक पूरा मामला चल रहा था, लेकिन बीच में आ गया यहाँ पे कोविड। कोविड से पहले फिर भी चीज़ें ठीक ठाक थी। हालांकि नॉन बीजेपी जो स्टेट्स थे वो सरकार को के ऊपर जो है बार बार ये आरोप लगाते थे कि वो उनको पैसा नहीं देता, पर फिर भी कोविड से पहले ठीक ठाक चीज़ें हो रही थी। कोविड में जब सेंटर स्टेट का जो है रिवेन्यू कम हो गया तो भैया स्टेट को पैसा भी नहीं जा पा रहा था। उसी में जो है ये पूरा मामला बनता है। तो केरला, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, इन सारी सरकारों ने अभी सेंटर को ये रिक्वेस्ट किया है कि प्लीज़ आप इस कंपनसेशन वाले प्रोविज़न को 5 सालों तक, यानी कि 2025-26 तक बढ़ा दीजिए, क्योंकि हमारी भी रिवेन्यू कम हो गया है। तो भैया आप हमें कंपनसेशन दोगे नहीं, हमारे पास इनकम का साधन पहले से है नहीं, तो हमारे हाथ में तो कटोरा आ गया ना, फिर हमें जो है पैसा उधार लेना पड़ेगा। अब पैसा जब उधार लेंगे तो उसको रीपे भी करना पड़ेगा। तो हमारी जो थोड़ी बहुत ही इनकम होती है वो तो सारा पुराने लोन को चुकाने में ही चली जाएगी। हम लोग इन्वेस्ट कैसे करेंगे, एम्प्लॉयमेंट जनरेट कैसे करेंगे, वो जो है यहाँ पे पूरे का पूरा मामला बनता है। और उसी को कहा गया है, ये उसी के लिए पूरा आर्टिकल यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसको आप उस सेंस में पढ़ सकते हो। कोई पुराना आर्टिकल है, कोई रिपीटेड सी न्यूज़ है, कोई नई न्यूज़ बेसिकली यहाँ पे है नहीं, ठीक है। क्योंकि जब 2015-16 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, अब आप बोलोगे सर 5 साल के लिए क्यों किया गया था? उस समय जो कैलकुलेशन की गई थी वो उसी हिसाब से की गई थी। उस समय ये अंदाज़ा लगाया गया था कि जो स्टेट्स हैं वो 14% से ग्रो करेंगे, लेकिन बीच में पेंडेमिक आ गया, 14% तो छोड़ो भैया, 4% भी नहीं रहा। तो ये जो है पूरे का पूरा मामला बनता है और इसको आप जो है इस सेंस में पढ़ सकते हैं। लेकिन आपको चीज़ें तभी समझ में आएंगी जब आपको जीएसटी के बारे में अच्छे से पता होगा। आपको पता होगा कि स्टेट और सेंटर के बीच में टैक्सेशन का रिलेशन क्या होता है, ठीक है, क्या कौन कौन सी पावर सरेंडर की गई हैं, तब वो चीज़ें पता होगा, तभी आपको इस तरह की चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। तो आप पहले अपने इकोनॉमी के बेसिक्स कवर कर सकते हो, उसके बाद जो है इस तरह के आर्टिकल आपको पढ़ोगे तो ज़्यादा सही रहेगा।
फिर जो है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के बारे में हम लोगों ने कल भी बात किया था, आज दोबारा से वही आर्टिकल रिपीट यहाँ पे हुआ है। कौन इसको इशू करता है, क्यों इसको इशू करते हैं, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इंडिया का यहाँ पे जो स्टेटस है वो एक्चुअली कम हुआ है। इंडिया का जो रैंक है वो 150th रैंक है आउट ऑफ 180 कंट्रीज। जो नॉर्डिक स्टेट्स हैं, स्वीडन, नॉर्वे वगैरह, वो यहाँ पे नंबर 1 है, नॉर्वे, डेनमार्क और स्वीडन। तो ये इंडिया का रैंक कम क्यों हुआ है, इसके लिए इस ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ ऑब्जर्वेशंस की हैं। तो इन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशन की हैं, तो उन्होंने कहा कि देखो, एक तो इंडिया में जो है उसके जो जर्नलिस्ट होते हैं उनके ऊपर लगातार अटैक होते हैं। फिजिकली अटैक होते हैं वो अलग बात है, उनके ऊपर लीगल तौर पे भी अटैक होते हैं, उनके खिलाफ जो है FIR वगैरह करवाई दी जाती हैं, उनको हरास किया जाता है, वो इन्होंने कहा है। दूसरी बात इन्होंने ये कहा कि मोदी जी की गवर्नमेंट आने के बाद जो है मीडिया हाउसेज में काफ़ी ज़्यादा बायसनेस आ गई है। ऑल ओवर द वर्ल्ड ये देखा गया है, लेकिन क्योंकि इंडिया के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं तो उन्होंने ऐसा कहा है कि इंडिया में मीडिया हाउसेज की जो ओनरशिप है उसको लेके भी सवाल उठे हैं। आज अगर आप देखो, इंडिया में मोस्टली जो न्यूज़ चैनल्स हैं उनके जो हेड हैं, उनके जो ओनर हैं, या उनके अंदर जो मेजॉरिटी जो शेयर होल्डर हैं, वो किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं। तो डेफिनेटली वो अपनी पार्टी के अगेंस्ट में थोड़ी ना बोलेंगे। वो भी यहाँ पे इन्होंने एक चीज़ डेफिनेटली इन्होंने कही है। उसके बाद अलावा कई सारे चैनल्स के ऊपर जो है सेडिशन लॉ लगा दिया जाता है, UAPA वगैरह लगा दिया जाता है। बायसनेस बहुत ज़्यादा है, और सोशल मीडिया के थ्रू भी जो है मिस इन्फॉर्मेशन, डिस इन्फॉर्मेशन, वो सब दिया जाता है। तो ये कुछ कारण इन्होंने यहाँ पे बताए हैं। लेकिन यहाँ पे 2 कंट्री इन्होंने ऐसे बताए हैं जैसे बुल्गारिया और मंडोवा, इनका स्टेटस एक्चुअली इंक्रीज हुआ है। यहाँ पे फ्रीडम प्रेस की जो फ्रीडम है वो उसमें रैंक इंक्रीज हुआ है, क्योंकि यहाँ पे सरकार जो है वो बदल गई है। तो ये कुछ चीज़ें यहाँ पे बताई हैं, बाकी और कोई खास इसमें जानने लायक है नहीं। आप इसको छोड़ना चाहो तो छोड़ भी सकते हो। ये अगला आर्टिकल है जो हमारे लिए कुछ खास है नहीं। ये पेज नंबर 12 पे जो न्यूज़ है उसमें तो एक आता है J&K डीलिमिटेशन पैनल अवार्ड लाइकली टू बी नोटिफाइड टुडे। तो पहले हम इसके बारे में खूब सारी बातें कर चुके हैं। जो डीलिमिटेशन कमीशन होता है वो क्या करता है, जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं स्टेट के अंदर, इवन सेंटर के अंदर भी, तो ये लोग क्या करते हैं, हर जो पॉपुलेशन सेंसस होता है उसके बाद कॉन्स्टिट्यूएंसीज को चेंज करते हैं। भैया कहाँ पे पॉपुलेशन कम हुआ, ज़्यादा हुआ, वहाँ की टेरिटरी कैसी है, पॉपुलेशन कैसी है, ज्योग्राफिकल कंडीशन कैसी हैं, उसके हिसाब से चेंज करता है। पहले भी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में ये रहा था, क्योंकि आर्टिकल जब 370 को रिमूव कर दिया गया था 2019 के बाद, उसके बाद जो है जम्मू और कश्मीर इन दोनों डिवीज़न के अंदर कुछ सीटों को इंक्रीज़ किया गया था, कुछ सीटों को डिक्रीज़ किया गया था। तो पहले J&K के अंदर जो है 83 सीट्स हुआ करती थी टोटल, जिसको बढ़ा के अभी 90 कर दिया गया। इसमें से क्या हुआ, देखिए 7 सीटें बढ़ा दी गई, 1 सीट बढ़ाई गई कश्मीर के अंदर और 6 सीटें बढ़ाई गई जम्मू के अंदर। ठीक है, तो यहाँ इसको काफ़ी क्रिटिसाइज किया गया वहाँ की लोकल पार्टीज के द्वारा। उन्होंने कहा कि जम्मू के अंदर आपने इसीलिए सीट्स को बढ़ाया है ताकि वो उसको बीजेपी को बेनिफिट मिल सके, और कश्मीर के अंदर आपने सिर्फ 1 सीट को बढ़ाया है। हालांकि वो कंट्रोवर्सी में हम लोग नहीं जाएंगे, उसके बारे में खूब हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन आपको अपने एग्जाम के पर्सपेक्टिव से डीलिमिटेशन कमीशन के बारे में पता होना चाहिए। इसका रोल क्या होता है, ये पॉपुलेशन को कैसे काउंट करता है, ठीक है, वो बस आपको पता होना चाहिए। पहले अच्छी खासी डिस्कशन इसके अंदर कर चुके हैं। लक्ष्मीकांत के अंदर भी डीलिमिटेशन कमीशन के बारे में अच्छा खासा आर्टिकल दिया हुआ है, वहाँ पे जाके भी आप इसको पढ़ सकते हो। ठीक है जी, तो ये तो पुरानी न्यूज़ का ही है। और सेंटर अगेन सीक्स मोर टाइम ऑन द सेडिशन लॉ। सेडिशन लॉ मतलब हमारे आर्टिकल 124A ऑफ IPC के बारे में बात करता है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर कई बार PL डाली गई है कि उसमें के अंदर कहा गया है कि एक इंडिपेंडेंट कंट्री में, एक डेमोक्रेटिक कंट्री में इस तरह के कानून का कोई रोल नहीं होता है, सेडिशन लॉ। और सेडिशन लॉ का सरकार बहुत ज़्यादा मिसयूज़ करती है, ऐसा भी उस PL के अंदर कहा गया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी सरकार से जवाब मांगा है कि आप ये बताइए कि जो सेडिशन लॉ है आर्टिकल 124A, इसके पीछे क्या आर्ग्यूमेंट है, आप क्यों इसको कंटिन्यू करना चाहते हो। तो उस जवाब में सरकार ने अभी तक कोई एफिडेविट पेश नहीं किया गया है। बार बार सरकार सुप्रीम कोर्ट से समय मांग रही है एफिडेविट को पेश करने के लिए। तो वो पूरा आर्टिकल यहाँ पे है। तो सेडिशन लॉ के बारे में आप डेफिनेटली यहाँ पे पढ़ सकते हो। मोदी जी होल्ड बायलैटरल टॉक्स विद द नॉर्डिक लीडर्स। तो मोदी जी वहाँ पे गए हैं जैसे आइसलैंड में, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड की यात्रा पे गए हैं। कोई खास बहुत बड़े अग्रीमेंट तो यहाँ पे नहीं हुए हैं, लेकिन एक चीज़ यहाँ पे बहुत खास हुई, मोदी जी ने इन लीडर्स को कुछ गिफ्ट दिया है। ठीक है, कुछ हैंडीक्राफ्ट वगैरह दिया है। वो गिफ्ट कौन कौन से हैं वो आपसे डेफिनेटली एग्जाम में पूछा जा सकता है। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ये आर्ट एंड कल्चर से आप कर सकते हो। एक रोगन पेंटिंग इन्होंने उनको दिया है, रोगन पेंटिंग, जो कि गुजरात रीजन से आती है, और मीनाकारी बर्ड फिगर भी दिया है। अब ये मैंने थोड़ा इसके लिए अलग से स्लाइड बनाया था, आप यहाँ पे देख सकते हो। तो ये जो आपको सामने नजर आ रही है दोस्तों, ये है रोगन पेंटिंग। ठीक है, और ये जो है वो ट्वीट किया गया था ANI के द्वारा। रोगन पेंटिंग जो है वो गुजरात
रीजन से आती है, ये आपको पता होना चाहिए अपने एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। और इसमें क्या क्या यूज़ किया जाता है, इसमें बॉइल्ड ऑयल यूज़ किया जाता है और वेजिटेबल डाई यूज़ की जाती हैं कलर के लिए। तो कुछ भी इसमें सिंथेटिक यूज़ नहीं होता, सब का सब चीज़ें इसमें नेचुरली यूज़ होती है, जैसा कि इसको आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो। ठीक है, ये जो है इसकी बड़ी खास बात होती है। एक और गिफ्ट जो मोदी जी ने दिया है वो दिया है डोकरा बोट, जो कि छत्तीसगढ़ से आती है। किसको दिया है, ये डेनमार्क की जो है क्राउन प्रिंस को दिया है। ये नाम याद आपने नहीं रखना है किसको दिया है, ये नाम याद रखना है क्या दिया है। तो डोकरा बोट, जैसे कि पिक्चर में यहाँ पे देख सकते हो, डोकरा बोट है, छत्तीसगढ़ के अंदर से बिलोंग करती है। ये किस टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड है, लोस्ट वैक्स कास्टिंग टेक्निक के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, जैसे वो मिट्टी के अंदर कास्ट होता है ना, जैसे मिट्टी का एक बॉक्स होता है, उसके अंदर एक शेप बना दी जाती है, उसके अंदर मेटल डाल दी जाती है, जब वो सूख जाती है तो उसको हटा दिया जाता है। बेसिकली वो एक तरह का लोस्ट वैक्स कास्टिंग टेक्निक होती है। और ये नॉन फेरस होता है, मतलब इसमें आयरन का यूज नहीं होता इस टेक्निक के अंदर। ठीक है, और छत्तीसगढ़ वाले रीजन में पिछले 4000 साल से लगभग इस प्रैक्टिस को किया जाता है। तो आप इसको थोड़ा सा याद रखने कौन से स्टेट से बिलोंग करती है। फिर एक और गिफ्ट मोदी जी ने दिया है, वो दिया है मीनाकारी बर्ड, सिल्वर मीनाकारी बर्ड। ये बनारस से बिलोंग करता है, और जैसे कि आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो। ठीक है, और ये पर्शियन आर्ट के ऊपर बेस्ड है, क्योंकि मीना का मतलब होता है ग्लास। ठीक है, जो कि ईरान से आया है। तो ये एक पूरी टेक्निक ईरान से ही आई है, बाद में बनारस में इसको डेवलप किया गया और पिछले 500 साल से लगभग वहाँ पे ये किया जाता है। और काफ़ी ये जो है काफ़ी डेंजर हो गया था, एकदम एक्सटिंक्ट होने वाला था। सिर्फ एक ही फैमिली इसको बना रही थी, बाद में इसको हम लोगों ने डेवलप किया एंड ऑल दैट। तो ये मीनाकारी बर्ड आप जो है देख जान सकते हो, बनारस से बिलोंग करता है और ईरान से इंस्पायर्ड है। एक और जी मोदी जी ने गिफ्ट दिया है ट्री ऑफ लाइफ जिसको कहा जाता है। ठीक है, ये भी उन्होंने इनको गिफ्ट दिया है, थोड़ा आप इसको भी देख सकते हो। और क्या क्या गिफ्ट दिए हैं भैया, कश्मीरी पश्मीना स्टॉल। ठीक है, शॉल जिसको हम लोग पश्मीना शॉल बोलते हैं, वो भी उन्होंने गिफ्ट दिया है और कश्मीर रीजन से बिलोंग करती है। और ये मैच बॉक्स है, एक माचिस होती है, बेसिकली स्पेशल तरह की माचिस होती है, जिसे जो है पेपियर मैच बॉक्स कहा जाता है। इसके अंदर पश्मीना शॉल को डाल के दिया जाता है। पश्मीना शॉल इतनी इतनी मुलायम होती है, इतनी महीन होती है कि उसको आप एक माचिस के अंदर डाल सकते हो। यही इसकी बहुत खास बात होती है। तो ये जो है उन्होंने उनको दिया है। और एक और चीज़ दी है उन्होंने, देखिए यहाँ पे देख सकते हो, कच्छ एम्ब्रॉयडरी, हैंडीक्राफ्ट और टेक्सटाइल सिग्नेचर, ये भी उन्होंने उनको दिया है। इसमें थोड़ा ग्लास वर्क वगैरह भी होता है और एम्ब्रॉयडरी होती है काफ़ी एकदम महीन टाइप की। एक और गिफ्ट उन्होंने दिया है, वो दिया है, ये देखिए, तरकशी बोलते हैं इसको, कोफ्तगिरी बोलते हैं। ये एक ढाल होती है बेसिकली। ठीक है, शील्ड होती है, राजस्थान से बिलोंग करती है। और इसके ऊपर आप देख सकते हो किस तरह का एकदम बिल्कुल बारीकी का काम किया गया है। 3 मेटल का मिक्सचर होता है ये। ठीक है, तीनों मेटल को आपस में मिलाया जाता है अलग अलग लेयर्स के अंदर, और तब जाके जो है ये ढाल बनती है। इसे जो है कोफ्तगिरी क्राफ्ट कहा जाता है। ठीक है, ये राजस्थान से बिलोंग करती है, इसको भी आप देख सकते हो। तो कई सारी चीज़ें, जैसे ये हो गया, ये मीनाकारी, ये शॉल हो गया, एम्ब्रॉयडरी हो गया। ठीक है, आपका जो है आपका रोगन हो गया, ट्री ऑफ लाइफ हो गया, आपका ये बर्ड हो गया, और ये आपकी जो है मीनाकारी बर्ड फिगर वगैरह ये सब हो गया। और ये आपका, ठीक है, तो डोकरा बोट बोट है बेसिकली, है ना। तो ये कुछ चीज़ें बस आपको अपने एग्जाम के पर्सपेक्टिव से आर्ट एंड कल्चर वाले पार्ट से पता होना चाहिए। ठीक है, आर्ट एंड कल्चर से पूछ सकता है आपसे एग्जाम, बाकी कोई बड़े को और कोई खास यहाँ पे हुआ नहीं था। उसके अलावा पेज नंबर 14 पे एक और न्यूज़ है हमारे पास, हाईएस्ट सेक्स रेशो इन बर्थ इन लद्दाख। तो नए आंकड़े जारी हुए हैं, लद्दाख के अंदर सबसे ज़्यादा हाईएस्ट सेक्स रेशो है। उसके बाद यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, निकोबार, सॉरी अंडमान निकोबार और केरला, ठीक है, यहाँ पे है। और सबसे कम जो सेक्स रेशो देखी गई है वो देखी गई है मणिपुर के अंदर, दादरा नगर हवेली, दमन एंड दीव, गुजरात, हरियाणा और मध्य प्रदेश, यहाँ पे सबसे कम सेक्स रेशो देखी गई है। ये आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो। सेक्स रेशो का मतलब क्या होता है, सेक्स रेशो का मतलब होता है कि भैया ये नॉर्मल सेक्स रेशो की बात नहीं कर रहा है, बर्थ सेक्स रेशो की बात कर रहा है कि कितने जो है गर्ल्स जो है वो पैदा हो रही हैं, ठीक है, बॉयज़ के ऊपर। तो जब जन्म के समय में उसकी बेसिकली यहाँ पे ये बात करता है। ठीक है, तो ये थोड़ा आप क्लियरली यहाँ पे देख सकते हो, और इसमें कुछ खास था नहीं। अगला जो आर्टिकल हमारे पास है वो है, यूरोपियन यूनियन प्रपोजेस फेस्ड रशियन ऑयल एम्बार्गो मोर सैंक्शंस। तो यूरोपियन यूनियन ने बेसिकली क्या किया, वो कह रहे हैं कि इस साल के आखिर तक हम लोग रशिया से पूरे का पूरा ऑयल खरीदना बंद कर देंगे, जिससे ऊपर ऑयल रशिया के ऊपर प्रेशर बढ़ेगा। हालांकि गैस के लिए उन्होंने कुछ नहीं बोला, क्योंकि यूरोप वाले गैस के लिए पूरी तरह से रशिया के ऊपर डिपेंड करते हैं, क्योंकि जब हार्श वहाँ पे विंटर होती हैं तो हीटर वगैरह चलाने के लिए उनको गैस की रिक्वायरमेंट होती है। गैस के बारे में कुछ नहीं कहा, सिर्फ ऑयल के बारे में बात कही गई है। पढ़ना है तो आप इसको पढ़ सकते हो, अदरवाइज कोई खास इसमें यहाँ पे है नहीं। इकोनॉमी वाले सेक्शन से हमारे पास कुछ न्यूज़ आती हैं, जैसे आरबीआई ने जो है वही इन्फ्लेशन के बारे में बात कर रहा है, यहाँ पे भी इन्फ्लेशन के बारे में ही बात कर रहा है।
और यहाँ पे जो है वो स्टेट्स के डेट के बारे में बात कर रहा है। इनका कहना है कि जब से कोविड हुआ है तो स्टेट गवर्नमेंट्स की इनकम रिवेन्यू कम हो गया है, जिसकी वजह से बोरोविंग इंक्रीज हो गई है। ठीक है, तो जो हमारा स्टेट बेसिकली जो ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, ठीक है, इसका कम से कम 4.5% तक स्टेट का डेट इंक्रीज हो गया है। यूजुअली ये जो डेट है पिछले 10 सालों में वो 2 से लेके 2.5% तक हुआ करता था, लेकिन अब ये बढ़ के 4.5% हो गया। इसका मतलब ये है कि स्टेट गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा पैसा बोरो कर रही हैं अपने खर्चे चलाने के लिए। तो यार इतना जब पैसा बोरो करोगे तो स्टेट की जो इनकम होगी उसमें से सारा पैसा तो इस लोन को इंटरेस्ट चुकाने में ही चला जाएगा। तो आप अपनी स्टेट में इन्वेस्ट कब करोगे, और इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं होगा, तो है ना। तो वो थोड़ी सी समस्या यहाँ पे है, तो उस सेंस में आप इस आर्टिकल को पढ़ सकते हो। बेसिकली इसे डेट टू जीडीपी रेशियो कहा जाता है। ठीक है, डेट टू जीडीपी रेशियो कहा जाता है। तो जब आपका डेट टू जीडीपी रेशियो बहुत ज़्यादा होता है तो इसका मतलब आपको काफ़ी ज़्यादा पैसा चुकाना पड़ता है अपने डेट को रीपे करने के लिए। और जब आप पैसा रीपे करने के लिए चुकाते हो तो आपके अंदर इन्वेस्ट करने के लिए पैसा बचता नहीं है ना। तो उस सेंस में इस आर्टिकल को आप पढ़ सकते हो। और बाकी इसमें कुछ खास था नहीं। तो दोस्तों आज के न्यूज़पेपर के एनालिसिस में तो लोग इतना ही हम लोग करने वाले हैं, लेकिन सिर्फ इसको एंड करने से पहले आपको मैं बताता चलूं कि हमारा फाउंडेशन कोर्स लॉन्च हो चुका है। ज्योग्राफी की क्लासेस चल रही हैं। सिर्फ 15 दिन का ही हम आपको यहाँ पे अभी ग्रेस पीरियड दे रहे हैं। अगर आप 15 दिनों तक ज्वाइन नहीं करते हो, यानी कि 15 तारीख तक, फिर आपको जो है नेक्स्ट बैच जो कि प्रीलिम्स के बाद शुरू होगा उसमें आप ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन कभी करना है तो वो कर ही सकते हो। व्हाट्सएप नंबर वगैरह भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और उस क्लासेस का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे आप जाके क्लिक करिए, फॉर्म भरिए, क्लासेस को ज्वाइन करिए। उसके अलावा करंट अफेयर का भी हम लोग क्लासेस ज्वाइन कर दी है। अभी सैटरडे से क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं। ठीक है, शाम को आपकी क्लास हुआ करेगी, तो आपका पूरा वीक का करंट अफेयर हम लोग इस तरह से कवर करवाने वाले हैं। ठीक है, तो जितनी भी चीज़ें हैं आप उसको जाके डेफिनेटली कर सकते हो। तो दोस्तों आज के न्यूज़पेपर के एनालिसिस में इतना ही। आई होप आपको, आज मैंने थोड़ा सा नए स्टाइल में किया है, समय मेरे पास थोड़ा सा कम था तो मैंने डायरेक्टली न्यूज़पेपर से इसको कर दिया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। आज पीडीएफ आपको नहीं मिल पाएगा अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि एक तो टॉपिक काफ़ी रिपीटेड थे और मेरे पास समय की थोड़ी कमी थी। कोशिश करूंगा कि इवनिंग तक पीडीएफ कहीं ना कहीं से अरेंज करके आपको दे दिया जाए, या खुद मैं बना लूंगा मुझे अगर समय लगेगा तो। ठीक है, तो कल मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।